कोराल रीफ, उसके बारे में जानिए। तो हम लोग सागरीय पाइतंत्र, सागरीय पाइतंत्र के अंतर्गत कोराल जिनका विकास हुआ उनके बारे में जानेंगे, कैसे कोराल अपना विकास करते हैं और ये कैसे हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं सागरीय पाइतंत्र को चलाने में। कोराल रीफ, इसके बारे में जानेंगे। और जो सागरीय पाइतंत्र का हिस्सा है वो हम देख ये कोरल रीफ होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, एक कीट, प्रवाल कीट प्लस एक होता है प्रवाल भित्ति। ये दोनों साथ साथ रहते हैं, एक प्रवाल कीट है, एक प्रवाल भित्ति है। ये जो जीव है और ये पादप, इन दोनों का साथ में मिलन ही कोरल रीफ कहलाता है। और ये दोनों एक साथ मिलके रहते हैं। और ये जो प्रवाल भित्ति, ये कुछ चट्टान के टुकड़े हैं जिन पर जीव जिसका नाम कहीं ना कहीं जू प्लैंकटन, जंतु प्लवक, ये जंतु प्लवक है। और इनको जो खाना मिलता है वो इन पादप से, जिन्हें आप कह सकते हो जुंजन थैला या ब्राउन ग्रीन एल्गी। ब्राउन ग्रीन एल्गी, ये पादप। और फिर ये जंतु प्लवक इसको कुछ संसाधन देता है, बदले में ये पादप भोजन बनाता है। तो एक दूसरे के साथ सिम्बायोसिस मतलब कॉपरेशन के साथ ये रहते हैं। एक भोजन प्रदान करता है और दूसरा उसको आश्रय प्रदान करता है। और इस प्रवाल भित्ति में जैव विविधता काफी ज्यादा होती है, तो इसलिए इन्हें वर्षावन कहा जाता है, समुद्र का। और ये उत्पादक भी है। तो मतलब समुद्र की जो खाद्य श्रृंखला है उसको चलाने में इन कोराल रीफ का एक बहुत बड़ा योगदान। और इन कोराल रीफ पर ही छोटी मछलियां वो डिपेंड होती हैं। छोटी मछलियों पर बड़ी मछली और बड़ी मछली के बाद बहुत सारे मांसाहारी उस पर डिपेंड होते हैं। ऐसे ही कहीं ना कहीं ये होता है। और कई बार क्या होता है
वैसे ये जंतु प्लवक है इसका रंग सफेद है, लेकिन ये हरा दिखता है, उसका कारण इन पादप की वजह से उनके साथ ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे समुद्र का तापमान बढ़ता जा रहा है और जिसका कारण है जलवायु परिवर्तन, जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पादप को जो लाइट है, प्रकाश, वो ज्यादा मिलता है और प्रकाश अधिक मिलने की वजह से ऑक्सीजन का विकास भी ज्यादा करते हैं। वास्तविक रूप से जो सफेद रंग है वो दिख जाता है और उसका कारण होता है ऑक्सीजन उनके लंग्स में बढ़ जाती है। इसी को हम कहते हैं कोराल ब्लीचिंग। कोराल का ब्लीचिंग हो गया मतलब अपने जगह से छूट गए। और फिर कोराल रीफ का धीरे धीरे विनाश होता रहता है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर एक ग्रेट बैरियर रीफ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ग्रेट बैरियर रीफ पर्यटन के लिए काफी ज्यादा फेमस है, बहुत सारी मूवियों में आपने देखा होगा। अलग अलग तरह की मछलियां, अलग अलग कलर की, साथ में कुछ ग्रीनरी, उनका पूरा कॉलोनी आपको बनता हुआ दिखता है। तो इसका विकास होता है। अब अगली बात आती है, इसके जो विकास है उसको निर्धारित करने वाले कुछ कारक भी होंगे कि इस कंडीशन में इन कोरल रीफ का विकास हो, या कीट और पादप दोनों एक साथ रहेंगे। तो वो कारक कौन कौन से हैं जो इनके जीवन को निर्धारित करते हैं? कारक, इन कारकों में सबसे पहला कारक जो जल के अंदर जो भी जीव रहता है उसके जीवन को भी निर्धारित करता है, तो वो है तापमान। इससे अगर कम हुआ तो भी दिक्कत और ज्यादा हुआ तो भी दिक्कत। मतलब ये ज्यादा ठंडे और ज्यादा गर्म क्षेत्र में इनका विकास नहीं होता, इसलिए इनका विकास ट्रॉपिकल एरिया से थोड़ा सा दूर और पोलर क्षेत्र में मिलेगा नहीं। और उष्णकटिबंधीय महासागर जो कर्क और मकर रेखा के आसपास है उसमें इनका विकास काफी ज्यादा होता है। जैसे एक तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, साथ में आपको दिखेगा भारत की अगर बात करें, भारत का एक पूरा आइलैंड ही लक्षद्वीप वो कोराल से ही विकसित है, साथ में अंडमान निकोबार, वहां पर भी काफी ज्यादा विकास हुआ है।
ये आपको दिखेगा। तो तापमान इसका ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और जहां जहां ठंडी जलधाराएं होती हैं वहां वहां इसका विकास भी नहीं होता। दूसरा कारक जो निर्धारित करने वाला है वो है लवणता या खारापन, नमक कितना होना चाहिए। तो लवणता की भी एक रेंज है 27 से 30% के आसपास। इससे ज्यादा अगर लवणता होगी तब इनके जीवन का विकास नहीं हो पाता और ये मर जाते हैं। और कम लवणता होगी तब इन लोगों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते, तब जीवन का अंत हो जाता है। मतलब स्वच्छ वाटर और ज्यादा लवणीय वाटर दोनों में इनका विकास नहीं होता। इसलिए जहां जहां तट के किनारे नदी स्वच्छ जल लेकर जाती है वहां पर आपको प्रवाल भित्ति नहीं बनेगी। ये भी चीज इसमें ध्यान रखनी होती है। और उसका कारण ये होता है, और अगर ज्यादा वो होगा तो अवसाद इनके मुंह में जमा हो जाते हैं। अवसाद मुंह में जमने की वजह से जो कीट है या जंतु है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इनका विकास डेल्टाई क्षेत्र में आपको नहीं मिलेगा। अगला बात है जल की गहराई, डेप्थ ऑफ वाटर। तो जल की गहराई ना तो ज्यादा अधिक होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे जल की गहराई में हम जाएंगे प्रकाश कम होता जाएगा। और हमने देखा भी था कि भाई किसी भी जलीय पाई तंत्र को या तो प्रकाश या अप्रकाश, फोटिक और अफोटिक में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर प्रकाश नहीं होगा तो पादप का विकास नहीं होगा। इसलिए जैसे जैसे जल के नीचे जाएंगे गहराई में वैसे वैसे प्रकाश कम, साथ में पोषक तत्व भी कम, इसलिए इनका विकास जल की गहराई में नहीं होता। लेकिन अगर तट से थोड़ी दूर जहां पर ऊपर वाला पार्ट है वैलांचल, जहां पर प्रकाश भी ठीक है साथ में अवसाद भी ठीक है, उसमें थोड़ा सा इनका विकास होता है। मतलब तट से थोड़ी दूर पहले पूरे एक क्षेत्र में विकसित होती है, पहले इनकी लंबाई बढ़ती है और फिर उसके बाद चौड़ाई, उस पर ये ध्यान देती है। तो जल की गहराई ज्यादा नहीं चाहिए जिससे लाइट से टूटे, और कम भी नहीं चाहिए। तो ये कुछ कारक थे जो इनके जीवन को निर्धारित करते हैं। अब अलग अलग प्रकार की प्रवाल भित्ति, इसके प्रकार होते हैं और ये प्रकार निर्धारित होता है चट्टान की स्थिति कैसी है या जिसके आसपास ये बने हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके आधार पर आपको कई प्रकार की प्रवाल भित्ति दिखाई देंगी। प्रवाल भित्ति के प्रकार, प्रकार में सबसे पहले तटीय प्रवाल भित्ति। नाम से ही पता चल रहा है कि तटीय है तो मतलब तट के पास इसका विकास। तटीय प्रवाल भित्ति जो तट होता है उसके आसपास के क्षेत्र में धीरे धीरे डिपोजिशन होता है इनका, और यहीं पर ये जो प्रवाल भित्ति है वो अपना घर बनाती है।
तट के बिल्कुल ऊपर नहीं, थोड़ा सा नीचे, कि वहां पर हो सकता है जल स्वच्छ हो। तो ये लगभग नीचे बोला जाता है कि 30 फैदम, इससे नीचे नहीं। तट के किनारे और तट से थोड़ा सा दूर जो छिछला जलीय भाग होता है, छिछला मतलब ज्यादा गहरा नहीं, वहां पर इसका विकास होता है। और यहां पर कई बार अपर्दन की वजह से एक बेसिन का भी निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं यहां पर बोट चैनल। तो यहां पर आपको बोट चैनल जो ऊपर की तरफ है वो। तो सबसे पहला ये तट के किनारे प्रवाल भित्ति का विकास होता है। और ये दो तरीके से हो सकता है, या तो तट डूब रहा हो या कोई नीचे वाला पार्ट ऊपर आ रहा हो, उस क्षेत्र में तटीय प्रवाल भित्ति का विकास होता है। अगला जो दूसरा है अवरोधक। अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक से पता चल रहा है कुछ बीच में बाधा है, जिसे हम कहते हैं बैरियर रीफ। बैरियर रीफ, अवरोधक प्रवाल भित्ति। और इसका विकास भी तट से थोड़ा सा दूरी, और यहीं पर इनका विकास हो जाता है। पर डिफरेंस ये होता है, तटीय प्रवाल भित्ति में तट से दूर थोड़े से लैगून का विकास होने लगता है। जो तट है और समुद्र है उसके बीच में एक क्षेत्र जो होता है उसी को कहते हैं लैगून। तो जब या तो स्थल खंड, कोई लैंड का टुकड़ा, वो जल में डूब जाए या जल से बाहर निकल आए, उस समय अवरोधक प्रवाल भित्ति आपको दिखेगी। और ये इस कारण की वजह से तटीय जो प्रवाल भित्ति है वो अवरोधक में चेंज हो जाती है, और काफी ज्यादा जैव विविधता यहाँ पाई जाती है। पास 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 कोराल का विकास होता है। और तट और समुद्र के बीच जो क्षेत्र है वहां पर एक गैप बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैगून। और इस लैगून में बहुत सारी झील भी हैं, जैसे भारत में चिल्का झील। और ग्रेट बैरियर रीफ का एग्जाम्पल जो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, वो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, वो काफी ज्यादा फेमस है। और सबसे लास्ट जिसे हम कहते हैं एटॉल। एटॉल, इसमें क्या होता है, जो द्वीप होता है वो पूरा ही प्रवाल भित्तियों के द्वारा घेर लिया जाता है। एटॉल में पूरा क्षेत्र पर ही कब्जा हो जाता है, किसका, प्रवाल का। उसी क्षेत्र में एटॉल का विकास होता है। तो जब किसी क्षेत्र के या किसी लैंड के चारों तरफ प्रवाल भित्ति का विकास हो, उसी को कहते हैं एटॉल। से मान लीजिए ये लैंड का टुकड़ा है, और ये लैंड का टुकड़ा नीचे पानी में चला गया, तो इसके चारों तरफ
ये लैगून, प्रवाल भित्ति अपना घर बना लेती, इसी को कहते हैं एटॉल। सारे द्वीप को चारों तरफ से घेर कर जिस प्रवाल भित्ति का निर्माण हो उसी को कहते हैं एटॉल। और एटॉल कैसी होगी वो उस क्षेत्र के आधार पर निर्धारित होगी, या तो ये हो सकता है आइलैंड टाइप का हो, या कुछ तट और इस तट के चारों तरफ प्रवाल भित्ति ने अपना घेरा लगाया हो। तो एटॉल में सारे क्षेत्र पर अवरोधक प्रवाल भित्ति जब विकसित हो जाए तो अवरोधक प्रवाल भित्ति ही एटॉल में परिवर्तित हो जाती है। और इसके बीच में आपको लैगून भी दिखाई देगा, ये वाला क्षेत्र लैगून वो भी आपको दिखाई दे सकता है। ऐसे हमने एटॉल प्रवाल भित्ति के बारे में जाना। और भारत में इसके एग्जाम्पल हैं। भारत में लक्षद्वीप पूरे एटॉल का एग्जाम्पल है, इसका पूरा निर्माण एटॉल से हुआ है। तो ये हमने देखा कि कैसे कैसे प्रकार की जो भित्तियां हैं, कोराल भित्ति या कोराल रीफ, वो पाई जाती हैं। तीन तरह की हमने देखी, पहला तटीय, दूसरा अवरोधक और तीसरा एटॉल। ये हमें दिखाई देती है। अगली बात आती है इन प्रवाल भित्तियों का महत्व क्या है, क्यों हमें इन्हें बचाना चाहिए, कुछ महत्व भी तो होना चाहिए ना। हमें क्या मिलता है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या महत्व है, उसके बारे में जानेंगे। प्रवाल भित्ति का महत्व, इनसे क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं, कौन कौन सी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला कि इनसे जुड़े हुए कुछ लाभ, प्रवाल भित्ति का महत्व। और इसमें क्या क्या चीजें जो हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, उसको जानेंगे। सबसे पहला जो महत्व है कि ये तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब कभी भी कोई चक्रवात आता है या कोई सुनामी आती है, उस समय ये तट की सुरक्षा करते हैं। और अवरोधक प्रवाल भित्ति जो जल की गति है उसको काफी कम कर देती, और तट का जो क्षरण है वो भी नहीं होने देती। तो तटीय सुरक्षा में प्राकृतिक रूप से ये योगदान देती है। साथ में बहुत सारी प्रवाल भित्तियों से हम लोगों ने कुछ औषधि या दवाएं भी बनाई हैं, जिसमें कैंसर जैसी बीमारी से जुड़ी हुई दवाएं, उनका भी यूज हुआ है। तो बहुत सारी गंभीर बीमारी, उनका इलाज इन कोराल के द्वारा किया गया है। तो कोराल कहीं ना कहीं औषधि रूप से हमें बहुत सारी सुविधाएं
प्रदान करती हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन को बचाया जा सकता है। साथ में पर्यटन, जो एक सनराइज उद्योग है, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो बहुत सारे लोग इन प्रवाल भित्ति को देखने के लिए समुद्र के नीचे जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र काफी ज्यादा फेमस है। साथ में यहाँ पे मनोरंजन करने भी जाते हैं, किसी को वोटिंग करनी है, उसमें भी इसका योगदान है और देश की आर्थिक आय में बढ़ोतरी करते हैं। क्योंकि जो भी पर्यटन करने आता है, घूमने आता है, वो कोरल रीफ देखेगा, साथ में खाएगा पिएगा भी, साथ में कुछ लोगों से गाइड भी लेगा। तो ऐसे कहीं ना कहीं इनका विकास हो। साथ में जहां पर प्रवाल भित्ति होगी, वहां पर मछली उत्पादन काफी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उत्पादक अवेलेबल है। तो मछली उत्पादन में जो भी लोग लगे हुए हैं, जो मछुआरे लोग हैं, उनके लिए भी इसका काफी ज्यादा महत्व है। तो इनका जो महत्व है वो कई तरीके से हमें दिखाई देता है। तो मछुआरों का जो परिवार है, उसमें भी, साथ में पर्यावरण की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये जैव विविधता का संरक्षण करती हैं। साथ में पर्यावरण को हो रहे नुकसान को बचाती हैं। ये इनके कुछ फायदे हमने देखे। लेकिन क्योंकि ये प्रवाल भित्ति काफी ज्यादा संवेदनशील होती हैं, हमने देखा तापमान 22 से 24, लवणता 27 से 30, तो इसलिए इनको खतरा भी ज्यादा होता है। और ये खतरा कुछ प्राकृतिक होता है, कुछ मानव निर्मित होता है। तो महत्व के साथ साथ इनके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनका सामना इन्हें करना पड़ता है। प्रवाल भित्ति को खतरे, इनको खतरे भी कम नहीं है। प्राकृतिक खतरों में कुछ ऐसी घटनाएं जो प्रवाल भित्ति को उजाड़ सकती हैं, जैसे एल नीनो, जिसकी वजह से मानसून पर भी भारत के प्रभाव पड़ता है। कई जगह सूखा आ सकता है, कई जगह बाढ़ आ सकती है। तो एल नीनो योगदान देता है सूखा और बाढ़ में। सूखा और बाढ़ जब आएगी तो कहीं ना कहीं प्रवाल भित्ति को भी नुकसान पहुंचेगा। साथ में चक्रवात या हरिकेन जो तट पर आके हिट करते हैं, उनसे भी इनको नुकसान पहुंचता है। साथ में सागर का अम्लीकरण, अम्लीकरण या एसिड जो सागर में बढ़ रहा है, वो जो जंतु हैं उनकी खोल को थोड़ा सा कमजोर करता है। साथ में बहुत बार इनको रोग लग जाते हैं। रोग लगने की वजह से पूरी प्रवाल भित्ति खत्म हो जाती है। और साथ में जो ये किसी बहुत सारे जीव जंतुओं का खाद्यान्न या खाना है, उससे भी इनको नुकसान होता है। ये कुछ प्राकृतिक कारण हमने देखे। अगली बात, मानवीय कारक, मानव ने कैसे इनके खतरा पहुंचा है। मानवीय कारक में
मछली पकड़ने का गलत तरीका, जैसे हम जाल बिछाते हैं नेट, हम लोग मशीनों का यूज करते हैं ट्रॉली, और उसमें जो नेट बिछाते हैं वो कई बार बेस में चला जाता है तो कई बार प्रवाल भित्तियों में अटक भी जाता है। तो मछली पकड़ने के गलत तरीके से प्रवाल भित्तियों को नुकसान होता है। साथ में तटीय विकास, जो हम तट पर विकास कर रहे हैं, चाहे पर्यटन के लिए हो, चाहे अपने आर्थिक लाभ के लिए जहाजों का विकास हो, या कोई शहर हो, या किसी को सी फेस चाहिए वो हो, उससे भी इनको नुकसान होता है। साथ में वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, उसमें वृद्धि से इनको नुकसान हो रहा है। हमने देखा कि तापमान सहन करने की ताकत ज्यादा नहीं है, 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, 0.5 भी इंक्रीज हुआ तो इनको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। साथ में बहुत बार समुद्री प्रदूषण, जिसमें कचरे को गिर देना, या तेल के जो टैंकर हैं उनका गिर जाना, कुछ कारक मानवीय थे, कुछ कारक प्राकृतिक थे, जिनसे प्रवाल भित्तियों को खतरा पहुंचता है। अगली बात आती है भारत में कहाँ कहाँ प्रवाल भित्ति है। तो हमने देखा कि भाई भारत में अगर बात करेंगे, भारत में किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत की प्रवाल भित्ति, तो आप अगर भारत का तट देखोगे कि तटीय क्षेत्र में ज्यादातर मिलती हैं। तो भारत का जो तट है, इधर हमारा अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप, दो सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार, यहां पर भी आपको मिलेगी, इसमें आपको मिलती है। साथ में कच्छ की खाड़ी, तो गुजरात में है, वहां पे भी आपको दिखेंगी, इन सबसे कम, काफी कम है। और अंडमान निकोबार में सबसे अधिक प्रवाल भित्तियों का विकास, सबसे अधिक अंडमान निकोबार में हो, सबसे कम कच्छ की खाड़ी। इसके अलावा लक्षद्वीप, इसमें भी मिलता है, और लक्षद्वीप एटॉल का एग्जाम्पल है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी, जो भारत और श्रीलंका के बीच यहां पे भी आपको प्रवाल भित्ति देखने को मिलती है। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन क्षेत्रों में भारत के 4 क्षेत्र हमने देखे, यहां पर भारत की प्रवाल भित्तियां दिखाई देती हैं। भारत की सरकार ने इस कोराल रीफ को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। जैसे वैश्विक स्तर पर एक ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क है, जो देखता रहता है इनको नुकसान क्या हो रहा है, और भारत भी इसका हिस्सा है। इसमें हम लोग कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं।
और भारत की सरकार ने भी विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश अपनी पर्यावरण नीति में की है, और जिसके तहत एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा किसी भी प्रोजेक्ट का, वो भी शामिल होता है। तो ये सारी चीजें आपको प्रवाल भित्ति पारितंत्र में दिखाई देती है। तो प्रवाल भित्ति का एक बहुत बड़ा रोल है, जो हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें प्रदान करती हैं, लेकिन अगर हमें समुद्री पारितंत्र को बचाना है तो उसके लिए प्रवाल भित्ति को बचाना जरूरी है, और इसके लिए सबको मिलके साथ में काम करना होगा। विश्व की संस्थाएं हों या देश की संस्थाएं हों या लोगों को हों, और अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो समुद्र के वर्षावन को हम बचा सकते हैं। तो ये हमने सागरीय पारितंत्र और उसमें प्रवाल भित्ति, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जाना। अगला जो हमारा होगा वो है स्वच्छ जल पारितंत्र। स्वच्छ जल पारितंत्र, इसके बारे में जाने। स्वच्छ जल पारितंत्र, जिसमें दो तरीके के पारितंत्र पाए जाते हैं। एक जो स्थायी वाटर है, जहां पानी रुका हुआ है, और दूसरा अस्थायी, मतलब जहां पानी फ्लो हो, चल रहा है। स्थायी वाटर, जिसे हम लैंटिक भी कहते हैं, इसके एग्जाम्पल जैसे आपको दिखता है तालाब, झील, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अस्थायी मतलब लोटिक, बहता हुआ जल या बहता जल, इसके उदाहरण नदी, झरना, ये सब चीजें हमें दिखते हैं। तो इसके आधार पर ही हम लोग डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें स्थायी पारितंत्र, इसके बारे में हम झील पारितंत्र के माध्यम से जान सकते हैं। तो झील जो होती है उसमें बहुत सारे जोन, तो झील पारितंत्र जिसको कई सारे जोन में बांटा जाता है। अब सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो उत्पादन को निर्धारित करता है जलीय पारितंत्र में, वो है प्रकाश। और प्रकाश के बेस पे ही इसको कई पार्टों में, सबसे पहले जो सतह वाला पार्ट होता है झील पारितंत्र का, उसे हम लोग वैलांचली क्षेत्र के रूप में जानते हैं, या वैलांचली मंडल। तो ये जहां पर प्रकाश ज्यादा है उस क्षेत्र को कहते हैं। साथ में यहां पर ऑक्सीजन का लेवल भी अच्छा है, इसलिए यहां पर उत्पादन भी काफी अच्छा होता है। उत्पादन से जैव विविधता ये सबसे अधिक होती है वैलांचली मंडल। उसके बाद दूसरा जो मिडिल में एक पड़ता है बी वाला क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं लिम्नेटिक क्षेत्र। लिम्नेटिक क्षेत्र की खास बात करें
इसमें प्रकाश तो मिलता है, साथ में गर्म भी रहता है, तो प्रकाश लाइट आती है, लेकिन पहले की तुलना में जहां वैलांचली क्षेत्र है उसकी तुलना में थोड़ी कम आती है। इसलिए यहाँ पर बड़ी मछली ये सब आपको दिखाई देंगी। वहीं वैलांचली क्षेत्र में अगर हम देखें तो वहां पर आपको बहुत सारे पादप, झाड़ियां, साथ में मेंढक, साथ में छोटी मछली, ये सब दिखाई देते। तो ये दूसरा क्षेत्र लिम्नेटिक। तीसरा, जहां पर धीरे धीरे प्रकाश काफी कम हो जाता है और अंधेरा सा छाना लगता है, प्रोफ मंडल, यहां पर लाइट कम होती। प्रोफ मंडल, इस क्षेत्र में प्रकाश भी कम है, दूसरा पोषक तत्व वो भी, साथ में ऑक्सीजन वो भी कम है, इसलिए यहां पर पादप और जंतु का विकास काफी कम होता है। कुछ ही पादप और जंतु यहाँ पर रह पाते हैं, बाकी सब नहीं रह पाते। सबसे ज्यादा नीचे वाला जिसे हम कहते हैं बेसिन या नितलीय क्षेत्र या बेसिन क्षेत्र, बिल्कुल तल में, ये हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर जीव जंतुओं का विकास बहुत कम होता है। नीचे बस अपघटक वो पाए जाते हैं, डीकम्पोजर, जिनका काम है डेड पार्टिकल्स पर जिंदा रहना। तो मृत जो चीजें हैं उन पर ये निर्भर है, डेड बॉडीज पर निर्भर है। तो ऐसे हमें चार मंडल एक तरीके से दिखते हैं किसी झील में। पहला हमने देखा वैलांचली मंडल, जहां पर प्रकाश अच्छा, ऑक्सीजन अच्छी, उत्पादन, जैव विविधता अच्छी, पादप, मेंढक सब। दूसरा लिम्नेटिक, थोड़ा सा प्रकाश कम, ऑक्सीजन भी कम, इसलिए बड़ी मछलियां या जो जल धारा के विपरीत जा सकती है वो यहाँ मिलती हैं। अगला प्रोफे मंडल, जहां पर प्रकाश कम, पोषक तत्व भी कम, ऑक्सीजन भी कम, इसलिए पादप और जंतु का विकास कम। और सबसे लास्ट में नितलीय बेसिन वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं बस अपघटक ही दिखाई देते हैं, जिनका काम है केमिकल और उनका यूज करके जो डेड बॉडी है उनको रिसाइकिल करना। तो ये हमने झील के आधार पर स्थायी पाई तंत्र। अब झील की भी अलग अलग स्टेज होती हैं। जैसे हमारे जीवन की स्टेज होती है कि बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। ऐसे ही हम लोग झील को भी कई पार्ट में बांट सकते हैं। तो झील पारितंत्र का समय और उसको कई पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, या आप कह सकते हो झील के प्रकार। जिसे हम पहले कुछ पॉइंट जिनके आधार पर जानेंगे, फिर कुछ झील के प्रकार। सबसे पहले जो नई वाली झील है, नई नई हुई है, उसको हम कहते हैं ओलिगोट्रॉफिक। ओलिगोट्रॉफिक, ये शुरुआत वाली, जन्म वाली आप कह सकते हैं। उसके बाद मध्य वाली एडल्ट एज, मीजो ट्रॉफिक। उसके बाद
थोड़ी सी बुढ़ापे वाली यूट्रोट्रॉफिक। ट्रॉफिक, ये 3 अलग अलग स्टेज। ये थोड़ी सी ओल्ड एज, थोड़ी सी बुजुर्ग, ये थोड़ा सा युवा। ऐसे 3 आधार पर हम झील को बांट सकते हैं। अब इनकी अलग अलग कंडीशन हमें दिखाई दे। जैसे अगर यहां पे करें पादप का उत्पादन कैसा है, तो ऑलिगोट्रॉफिक में कम होता है। क्यों? क्योंकि अभी शुरुआती स्टेज है, अवसाद इतने ज्यादा नहीं है, इस वजह से उत्पादन कम। मीजोट्रॉफिक में अधिक, क्योंकि इसके पास संसाधन ज्यादा है। और यूटोट्रॉफिक में सबसे अधिक। ऐसे आपको विकास दिखाई देगा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उत्पादन क्षमता भी बढ़ती जा रही है। ऐसा ही होता है जंतु के लेवल पर। जंतु इसमें कम, क्योंकि पादप का उत्पादन कम हुआ है, इसमें अधिक, और इसमें सबसे अधिक। अगली बात, ऑक्सीजन की मात्रा। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ऑक्सीजन कम होती है, साथ में जैसे जैसे उत्पादन और जंतु ज्यादा होंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा और कम होती जाएगी, क्योंकि वो यूज कर लेंगे। तो इसमें उपस्थित होती है। मीजोट्रॉफिक में बहुत कम, और यूटोट्रॉफिक में सारी चीजों को कंज्यूम कर लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे अनुपस्थित। आपको ऑक्सीजन की मात्रा अनुपस्थित दिखाई देती है। अगला, जल की स्वच्छता। जल कितना कम है? स्वच्छ है। तो शुरुआती स्टेज है, ज्यादा कुछ उत्पादन हुआ नहीं है, जीव भी इतने नहीं है, तो सबसे स्वच्छ अच्छी इसी की होगी। और फिर उसके बाद दूसरी थोड़ी खराब, और यूट्रोट्रॉफिक बहुत खराब। तो धीरे धीरे डिग्रेड होता जाता है, कम होता जाता है, और इसलिए पारदर्शिता पर भी प्रभाव पड़ता है। पारदर्शिता उस पर ही निर्भर करेगी जितना साफ जल होगा। तो इसमें ऑलिगोट्रॉफिक में बहुत साफ तरीके से हमें दिखता है। मिजोट्रॉफिक में हल्का हरा रंग हो जाता है पानी का, हल्का हल्का हरा। ये आपने देखा होगा तालाब, नदी, उनके आसपास। और यहाँ पर बहुत हरा, एकदम डार्क हरा, इसलिए पारदर्शिता भी कम होती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पारदर्शिता कम होती जाती है। और पोषक तत्व, तो जिसमें जितना अवसाद होगा, गाद जमा होगी, उतना पोषक तत्व। सबसे ज्यादा पोषक तत्व यूट्रोट्रॉफिक में होंगे, क्योंकि यहाँ पर गाद सबसे ज्यादा जमा है। और ऑलियोट्रॉफिक में बहुत कम, इसमें मध्यम। ये एक स्टेज चलती रहती है। तो हर लाइफ जो होती है झील की, वो ऐसे चलती रहती है। तो ये इनका नेचुरल तरीका है। धीरे 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 एक झील यूट्रोट्रॉफिक में चेंज होगी, वहां पर अवसाद ज्यादा जमा होते जाएंगे, गाद, और फिर गाद के ऊपर जंगल जमा होते जाएंगे। ऐसे पूरे पर्यावरण का विकास होता है। लेकिन मानव निर्मित एक्टिविटी, जलवायु परिवर्तन इस स्टेज को बहुत जल्दी ला देती है। जैसे ह्यूमन बीइंग जो थोड़े से गरीब होते हैं, जिनके पास संसाधन कम होते हैं, उनका बुढ़ापा थोड़ा जल्दी दिखता है। जिन पे संसाधन ज्यादा होते हैं, उनका बुढ़ापा लेट दिखता है। ऐसे ही इनका है।
तो ये सारी स्टेज हमें झील के प्रकार में दिखती है। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है ऑलियोट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक और यूटोट्रॉफिक, ये क्या है? झील के प्रकार है। ऑलियोट्रॉफिक में जन्म वाली बात हो रही है, बचपन की। मेसोट्रॉफिक में युवा और यूटोट्रॉफिक में बुजुर्ग। ये अलग अलग स्टेज पे उनको दिखा रहा है। तो ये हमने जो स्थिर पारितंत्र है उसके बारे में देखा, और उसमें झील पारितंत्र। कल हम देखेंगे संक्रमणीय जलीय पारितंत्र, जहां पर दो जोन एक साथ मिलते हैं, जिसमें ज्वार नदमुख, मैंग्रोव और साथ में आर्द्र भूमि, इनके बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।